वेलकम टू एवरीवन। आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व करने वाले हैं जो एचपीसीएल जेईओ के लिए है। ओके, और ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था 16 अगस्त ओके 2025 को कंडक्ट हुआ था। एक्चुअली इस ईयर में दो पेपर कंडक्ट हुए थे आप लोगों के, तो उसमें से जो 16 अगस्त को पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं। और इसमें जो भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है ये मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप फोकस करो, जो भी क्वेश्चंस आए हैं किस लेवल के हैं अपनी एनालिसिस करो, फिर मैं साथ साथ में लास्ट में जब मैं पूरा पेपर सोल्व करा दूंगा इसमें आपको अपना एनालिसिस आप लोगों को बताऊंगा कि किस लेवल तक इस एग्जाम का लेवल जा सकता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या, एरियाज क्या हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड है। Which of the following ports of the 8085 microcontroller requires pull up registers for its functioning? अब देखो क्या होता है ना, पहली चीज तो ये जो जेईओ लेवल का बच्चा तैयारी करता है, जैसे कि काफी बच्चे मेरे कांटेक्ट में भी थे, तो वो जनरली माइक्रो प्रोसेसर को स्किप करते हैं और अगर पढ़ते भी हैं तो 8085 पढ़ते हैं, जबकि आप लोगों के सिलेबस में जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड है। ओके, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा पोर्ट 0। नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है मैंने। इन 8085 माइक्रो कंट्रोलर पोर्ट 0 इज एन ओपन ड्रेन पोर्ट। सारा रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन मैंने गिवन की है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, which of the following is not true about direct drive generator in wind turbine? Okay, जो डायरेक्ट ड्राइव जनरेटर्स हैं इन विंड टर्बाइन उसके लिए कौन सी बात सही नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन। दे टेंड टू हैव लार्ज डायमीटर। ओके, दे आर यूज्ड इन वेरिएबल स्पीड विंड टर्बाइन। दे रिक्वायर गियर बॉक्स। दिस इज द रॉन्ग यार, दिस इज द राइट आंसर ना। इसमें गियर बॉक्स नहीं होता है, जबकि इन्होंने बोल रखा है कि गियर बॉक्स होता है स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, ये गलत बात है। डायरेक्ट ड्राइव जनरेटर्स इन विंड टर्बाइन में गियर बॉक्स नहीं होता है। और बाकी के पॉइंट जो है मैंने सारे यहाँ आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। क्या होते हैं इसके प्रॉपर्टी? डायरेक्ट ड्राइव जनरेटर्स आर गियरलेस सिस्टम। दे आर डायरेक्टली कपल्ड टू द टर्बाइन शाफ्ट, नो गियर बॉक्स रिक्वायर्ड। They typically have large diameters used in variable speed turbines, work with power electronic converters. Power electronic converters like rectifier, inverter, chopper. Okay, these are the power electronic converter. Diversity factor. This question actually previous question related to power system, and in power system particularly non-conventional power plant like wind power plant, solar power plant, and geothermal, OTEC, ocean thermal energy conversion. These all are the example of non-conventional power plant. Okay, hydro, nuclear or thermal, these are the example of conventional power plant. What are the difference between these two types of power plant? कन्वेंशनल पावर प्लांट की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है। एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर एरिया से आप ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हो। ओके, यही अगर बात की जाए नॉन कन्वेंशनल सोर्स के लिए, वहां पर आपका जो पॉल्यूशन वगैरह है, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, ये कह सकते हो आप। ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है ज्यादातर, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि सारे ही आपके ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ओके, एनवायरमेंट के लिए मतलब एक एनवायरमेंट के लिए लाभदायक है ऐसा जरूरी नहीं है। सारे जो नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट है, सारे ही नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। जैसे लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट है, वो इकोनॉमिकली उसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक भी है यार। ओके, जैसे मान लो उसमें जो रिवर्स हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, फ्लड वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। दीज आर द सम पॉइंट्स। ओके, नाउ this question is related to non-conventional power plant, especially wind power plant. Next, this question also related to generation part of the power system. Diversity factor is usually, what is the diversity factor? It is the ratio of sum of individual maximum demand to the maximum demand. Now option देखते हैं। ratio of the maximum demand, no. ratio of the average demand, no. ratio of the average demand of entire, no. ratio of the sum of individual maximum demand to the maximum demand of the entire system, yes, this is the right answer. Yeah, simple question.
This is the formula, okay, and it is always greater than 1 because not all load peak simultaneously. मतलब all the peak load जो है, जो different peak load है, वो एक साथ peak load पर operate हो जरूरी नहीं है, okay. So always greater than 1 diversity factor. And what is the coincidence factor? Coincidence factor is a reciprocal of diversity factor, okay. Now what is the main function of solar thermal water pump, okay. This is also related to non conventional power plant. Actually in this paper ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं वो पावर सिस्टम से रिलेटेड आए हैं। पावर सिस्टम में जैसे कि जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, फॉल्ट एनालिसिस, स्टेबिलिटी, लोड फ्लो, ठीक है। हालांकि लोड फ्लो वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट ओवरऑल अगर पूरे पेपर की अगर मैं बात करूं तो पावर सिस्टम पर ज्यादा फोकस किया गया है। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सोलर थर्मल वाटर पंप? uses solar thermal energy to evaporate water, use solar thermal energy of the production of water dry. The pump use solar thermal energy to circulate hot water, use electric powered pump to circulate water heated by the solar energy. Tell me. Okay, so this is also simple question यार। आंसर इज बी हो जाएगा इसका। यूज थर्मल एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर ड्राइव द पंप। दिस आर द की पॉइंट्स ऑफ द सोलर थर्मल पंप, ओके। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ मैंने ना थोड़ा स्लाइड बना रखी है आप लोगों के लिए पहले से सॉल्यूशन की, जिससे कि आप लोगों को अगर ये पीडीएफ भी शेयर होती है ना तो आप लोगों को ज्यादा कोई दिक्कत ना आए। विदाउट एनोटेशन पीडीएफ आप सेव करके भी रख सकते हैं और रिवीजन में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं काफी पॉइंट उससे रिलेटेड जो भी आसपास का एरियाज है सॉल्यूशन में वो कवर कर दिया है। जहां मुझे लगेगा कि कुछ कम पॉइंट्स है मैं वही उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे रिलेटेड चीजें। विच डिजाइन मॉडिफिकेशन इन एन एनर्जी एफिशिएंट मोटर contributes most to enhancing its magnetic efficiency? Large air gap, use of low loss silicon steel lamination, okay. These are the explanation. Next, what is the formula for calculating total apparent power as in a balanced three phase star or delta connection? Now here this is the road 3 VLIL. Yes, this is the right answer. Now we discuss all the formulae. Active power P equal to, here we express all the formulas in terms of line quantity, okay. So यहां मैं लाइन क्वांटिटी के टर्म्स में लिख रहा हूं सारे फॉर्मूले। VL का मतलब लाइन वोल्टेज, IL का मतलब लाइन करंट, और cos phi is the power factor, phi is the phasor angle between the VPH and IPH. Now, an unit of active power, watt, kilowatt, megawatt, depending on the rating of the machine. Next, reactive power, that is Q root 3 VL IL sin phi, okay. Next, apparent power S equal to root 3 VL IL. Here VL is the line voltage, IL is the line current. Next, complex power VI conjugate, okay. And if this is the line, then here we attach root 3, okay. And the unit of active power watt, kilowatt, megawatt. Unit of reactive power VAR, volt ampere reactive. Unit of apparent power VA, that is volt ampere, okay. These are the all powers formulae in the three phase system, okay. Now our answer is A. We already take the answer. Next, what is the primary function of grid interactive solar power system? Always receive power from the grid, supply power to as well as receive power from the grid as required, work only when grid is fails, always supply power to the grid, okay. So देखो ये जो आप पे एग्जाम कंडक्टिंग कमेटी थी उसने डी सही कराया था, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा, ओके। जैसे हम इंटर
कनेक्टेड ग्रिड भी लगाते हैं, मतलब सोलर पावर भी लगाते हैं। तो अगर हमारा एक्सेस में एनर्जी बना रहा है तो हम ग्रिड को सेल कर सकते हैं, मतलब एक्सेस में एनर्जी बन रही तो सेल कर सकते हैं, कम बन रही तो हम रिसीव कर सकते हैं। ओके, बट इन्होंने ऑलवेज सप्लाई पावर टू द ग्रिड। ओके, नो डाउट, एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं यार कंट्रोवर्शियल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, in nodal analysis, if a circuit has n independent nodes, how many simultaneous equations are required to solve the node voltage? Node voltage, that is KCL equation. See, number of nodal equation or number of nodal equation or KCL equation. KCL means Kirchhoff current law, equal to n minus 1, where n is the number of node. What is the node? Node is a common point at which at least two branches are meet, at least. Okay, next, एक फॉर्मूला और बता रहा हूं मैं आप लोगों को, नंबर ऑफ, जब KCL इक्वेशन लिख ली है तो नंबर ऑफ KVL इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ KVL इक्वेशन, और वी कैन से मैश इक्वेशन b माइनस n माइनस 1, वैन जब ब्रैकेट ओपन करोगे b माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। दोनों फॉर्म में आप देख लेना, ब्रैकेट लगा है तो ये आंसर ठीक है, नहीं लगा तो ये वाला ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। b इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, n इज द नंबर ऑफ नोड, ये लिखना जरूरी है। n इज द नंबर ऑफ नोड and b is the number of branches, so our answer is number of nodal equation or KCL equation n minus 1. Now next, in the power slip, not the slip power, this is the power slip characteristics of an induction motor. What happens to power at zero slip? So first of all, we explain the concept of slip. Slip in induction machine S is given as ns minus nr upon ns. Okay, and from this, when we arrange this equation, we write rotor speed equal to ns 1 minus s. This is the relation between the rotor speed and synchronous speed. What is the synchronous speed? सिंक्रोनस स्पीड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है स्टेटर पे, देखो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई देते हैं, जिससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट करता है उस स्पीड का नाम होता है सिंक्रोनस स्पीड। ओके, ns। सो यहाँ ns का फॉर्मूला क्या होता है? ns का फॉर्मूला बहुत फेमस है, 120f अपॉन p, एंड f इज द फ्रीक्वेंसी, f is the frequency in hertz, Now, अब यहां देखो यार, इन्होंने पावर की बात नहीं की है, पावर की बात नहीं की मींस कौन सी पावर है ये बात नहीं की है, जैसे एयर गैप पावर है, फिर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है, शाफ्ट पावर है, ऐसे करके पावर मेंशन नहीं की है। जब भी ऐसा हो तो हम मैकेनिकल पावर डेवलप लेंगे बाय डिफॉल्ट। सो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड जो होती है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, अब ये किस बात पर डिपेंड करती है यार? इज द फंक्शन ऑफ R2 डैश 1 अपॉन s माइनस 1, इस बात पर डिपेंड करती है। f इज द फंक्शन ऑफ दिस, मतलब इस पर डिपेंड करती है। ओके, अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि स्लिप जीरो है। अगर स्लिप जीरो कब हो सकती है? जब nr इक्वल टू ns, ये तो हमें क्लियर है ना, यहाँ से nr इक्वल टू ns तो समथिंग मतलब इक्वल में से इक्वल माइनस होगा तो स्लिप जीरो आ गया। ओके, अगर स्लिप जीरो हुआ तो इस फॉर्मूले में पुट करो जरा। अगर हमने स्लिप पुट कर दिया यहाँ पे जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 1 दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ओके, that is this resistance is infinite, means when resistance or impedance or reactance tends to infinite, then this circuit is behave as a open circuited। और जब सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो उसमें करंट फ्लो होगी क्या? नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो क्या पावर आएगी क्या? नहीं आएगी। सो व्हेन स्लिप इज जीरो देन पावर इज जीरो। ओके,
That is the main concept in this question. Again, if slip is 1, where is the slip 1? देखो, जब रोटर की स्पीड 0 हो, मतलब रोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पे हो, मतलब रुका हुआ हो, इसे कहते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन। अगर एनआर 0 है, मीन्स रुका हुआ है रोटर, रोटेट नहीं कर रहा है, तो एनएस अपॉन एनएस दैट इज द, मतलब एनआर 0 जब पुट करूंगा तो स्लिप 1 आ जाएगी। यहां से स्लिप 1 आ जाएगी तो इस फॉर्मूले में पुट करो, स्लिप इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0, मीन्स रेजिस्टेंस 0। और जब रेजिस्टेंस 0 हो गया, इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो वहां शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, वोल्टेज 0 होता है। तो R2 डैश इन ब्रैकेट 1 अपॉन s माइनस 1 के अक्रॉस आपको वोल्टेज 0 मिलेगा, तो पावर उस केस में भी 0 होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार ये। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड 2 केस में 0 होती है। पहला स्लिप के टर्म्स में बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब स्लिप 0 होगी, 0 होने का मतलब क्या है, एनआर एनएस से रोटेट करेगा, मींस रोटर की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड दैट इज सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी। ओके, in this case mechanical power developed is 0. We explain with the help of this formula in our complete course. We explain all the things in detail with derivation. Okay, और जब रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा तब स्लिप 1 होगी, तब भी आपकी पावर 0 आएगी। हो सकता है अगली बार वो इस कॉन्सेप्ट पे पूछ ले कि रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पे है, मींस स्लिप 1 है, तब बताओ पावर क्या होगी, तो तब भी 0 होगी। ओके, सो पावर इज 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और अच्छा क्वेश्चन तब भी बन सकता था, तब ये 1 भी अगर स्लिप मेंशन कर देता। कोई नहीं, सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं, समझा भी दिया डे। ओके, सारा यहाँ वही चीज है जो मैंने आपको समझा रखा है। In a circuit containing pure resistance, that is purely resistive circuit, okay, how are the alternating voltage and current related? देखो क्या होता है यार, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, मतलब फाई 0 होता है। फाई 0 का मतलब फेजर डिफरेंस बिटवीन द V एंड I 0 होता है, और पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द V एंड I दैट इज cos फाई, एंड जब फाई 0 होगा तो cos फाई दैट इज यूनिटी, because cos 0 is 1. Okay, so our answer is yes, voltage and current are in same phase. इस केस में फाई क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री, और पावर फैक्टर जो कि cos फाई होता है वो क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1 दैट इज यूनिटी, दैट इज यूनिटी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द explanation. What is the most accurate description of how direct hooking is used to illegally access electricity? Okay, direct hooking using energy efficient appliances to reduce consumption. Okay, bypassing the circuit breaker to reduce the voltage drop. No, this is not the right answer. Illegally tapping into power lines before the meter to avoid billing. यह है, मीन्स जैसे हम लोगों ने मीटर लगवाते हैं तो कुछ पर्सन क्या काम करते हैं, मीटर से पहले ही टैपिंग कर लेते हैं जिससे कि उनका बिल रिड्यूस आया। जैसे मान लो एक घर में 4-5 कनेक्टेड लोड है, कनेक्टेड लोड जो मतलब सप्लाई से कनेक्टेड है, वो ऑन कंडीशन में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे इस कमरे में 10 स्विच बोर्ड लगे हैं तो उनके हिसाब से वो कनेक्टेड लोड कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कितने अप्लायंसेस लगे। ओके, सुनो, अब क्या होता है, जो हमारे घरों में मीटर वगैरह लगे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को रीड करते हैं, उससे पहले ही कुछ पर्सन क्या काम करते हैं, वायर वगैरह में टैपिंग कर देते हैं जिससे कि बिल रिड्यूस हो जाए। तो ये इलीगल है यार। ओके, और इसी को कहते हैं डायरेक्ट हुकिंग। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। पावर सिस्टम से रिलेटेड है यार, यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है। What is the effect of changing excitation in a synchronous motor operating at constant load? सिंपली ये पूछा गया है कि एक्साइटेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर भी हो सकता था। तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। आपने ये कर्व सुना होगा, IA मींस आर्मेचर करंट और IF दैट इज फील्ड करंट के रिस्पेक्ट में। IA और IF का जो कर्व होता है इसी को बोला जाता है V कर्व, और पावर फैक्टर वर्सेस IF का जो कर्व होता है उसे बोलते हैं इन्वर्टेड V कर्व। अब इन्होंने बोला क्या है, ओके, मैं दूसरा भी बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये आपका पावर फैक्टर और यहाँ IF, इसे कहते हैं इन्वर्टेड V कर्व। अब देखो फील्ड एक्साइटेशन पे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है पावर फैक्टर, तो देखते हैं ऑप्शन में पावर फैक्टर है क्या।
यस, डी ऑप्शन मिल गया, चेंज इन पावर फैक्टर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। अब देखो यहां से क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जो वी कर्व होता है वो किस किस क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए इन्वर्टेड वी कर्व किस किस क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट। ओके, सो दिस इज द V curve, okay, and this is the V shape now, and this is the inverted V curve. Now next, in a singly feed distributor, what happens to the current as we move away from the feeding point? Decreases, okay, decreases यार, okay, this is the singly feeded ना, singly feeded feed का मतलब ये होता है बेटा, एक ही सोर्स है उसी से फेड कर रहे हैं हम, ये लोड लगे इस तरीके से, ये लोड है, यहाँ पे भी लोड है, फिर ये लोड है इस तरीके से, और ये मान लो जनरेटर है। सिंगली फीड का मतलब केवल एक ही जनरेटर फीड कर रहा है, मतलब सप्लाई दे रहा है। तो मान लो यहाँ जो सबसे, जैसे मैं इस जनरेटर से दूर जाऊंगा तो करंट तो डिक्रीज ही होगी ना यार। ओके, आई इक्वल टू वी बाई आर से भी देख सकते हो, लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस या इंपेडेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से करंट डिक्रीज होगी। ओके, सिंपल क्वेश्चन यार। An induction motor has a rotor resistance RR equal to 0.5 and rotor reactance is this. At what slip does the motor develop maximum running torque? So R equal to Sx, this is the relation, and this is the 2, this is the 2. Because this is related to rotor parameter. इंडक्शन मशीन में हम टू सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं रोटर के लिए, जैसे ट्रांसफॉर्मर में हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए टू सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं, E2, X2, R2, एंड प्राइमरी वाइंडिंग के लिए R1, X1 लाइक दैट। तो आपको मालूम होगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी इक्विवेलेंट है ट्रांसफॉर्मर के। कुछ मॉडिफिकेशन है यार कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपकी लीकेज करंट, सॉरी नो लोड करंट जो होती है आई नॉट, वो लगभग 35 से 40% होती है लार्ज एयर गैप की वजह से। ये सारे हम डिटेल कोर्स में पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो इसीलिए इंडक्शन मोटर में भी सब्सक्रिप्ट सेम यूज किए जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन है। ओके, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड उसमें भी क्योंकि दो होते हैं सेल्फ एंड म्यूचुअल, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है थ्री फेज इंडक्शन मशीन या फिर ट्रांसफॉर्मर दोनों। सो क्या क्या गिवन है, R2 गिवन है इसमें 0.5, S फाइंड करना है, और X 1.5 ना, 1.5। सो S इक्वल टू 0.5 अपॉन दिस, दैट इज 1/3, दैट इज 0.33, 0.33, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, what is the primary reason for maintaining the same terminal voltage and the current during a source transformation? To simplify internal resistance calculation, not to ensure the source are connected in parallel, to reduce the load impedance, okay, to maintain the same amount of power delivered to the load. Yes, this is the right answer. Simple question, network analysis पे based है। Why are BLDC motor preferred in drones and quadcopters? They operate at lower speed, they are cheaper than brush motors, they provide high torque. Yes, they provide high torque and precise control, इसीलिए इसे हम यूज करते हैं ड्रोन्स या क्वाडकॉप्टर्स में। सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। Which of the following is a primary function of a measurement system to amplify the signal? ना यार, एम्पलीफाई करने का काम किसका होता है, एम्पलीफायर का। ओके, आगे क्या है, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी एक्यूरेटली, टू प्रोवाइड द प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नो, टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल, नो, दिस इज द वर्क ऑफ इनवर्स ट्रांसड्यूसर। Transducer convert non-electrical quantity into electrical quantity, okay, and inverse transducer convert electrical quantity into non-electrical quantity, but this D is not the correct, so answer is B, to determine the value of the measured quantity accurately. This is the purpose of measurement system. These are the all the options. What is the significance of applying an optimized load balancing approach in managing unbalanced feeders within an electrical distribution network? First option, to increase the voltage drop across the feeder end, to reduce the need for the former maintenance, to complicate manual balancing equation.
this is not the right. To minimize the loss due to imbalance current and improve system stability. Yes, this is the normal question, and this is based on the distribution system, power system. पावर सिस्टम में ही डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होता है, पावर सिस्टम से आया. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द पावर सिस्टम. What is the formula for equivalent equilateral spacing D used in inductance calculation? Unsymmetrically spaced transposed line. Sorry. Yes, this is the formula of GMD, geometric mean radius, not self GMD, beta, self GMD. Okay, self GMD or GMR, geometric mean radius. Okay, simple numerical. This is the explanation. See, self GMD or GMR both are same. In which of the following application is a switched reluctance motor most commonly used? Compact disc player, electric vehicle drivetrain. Yes, electric vehicle. Electric vehicle is the right answer. Simple numerical question. What is the main function of snubber circuit? अब देखो यार, इसमें पूछा गया snubber circuit का क्या काम है. जो हम SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे हाई करंट से बचने के लिए फ्यूज प्रोटेक्शन के लिए, और डीबी बाई डी, हाई डीबी बाई डी से बचने के लिए हम यूज करते हैं क्या, स्नबर सर्किट. तो यहां आंसर आ जाएगा ए. ओके, इसी तरीके से हाई डी आई बाई डी से प्रोटेक्ट करने के लिए एससीआर को हम सीरीज इंडक्टेंस यूज करते हैं, क्योंकि सीरीज इंडक्टेंस या जनरल इंडक्टेंस जो होता है कांट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट. ओके, डी आई बाई डी, अगर डी आई बाई डी का मतलब क्या है, चेंज इन करंट या वेरिएशन इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर करंट अचानक से बढ़ेगी तो इंडक्टर उसे अपोज करेगा. इसी कारण हाई डी आई बाई डी वैल्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए हम सीरीज इंडक्टर यूज करते हैं. सीरीज इंडक्टर मींस एससीआर के सीरीज में उसे प्लेस करते हैं. ओके, नेक्स्ट. What is the primary requirement of aerodynamic surfaces on wind turbine blades for efficient power conversion process? To generate more power at low wind speed, to adjust the pitch angle of the blades for high wind speed. Yes, is the right answer na, for efficient power conversion process. यार, simple common sense based question. Which of the following is not an example of solid biomass? This is the important, solid biomass. Agriculture based? No. Wood pellets? No. Municipal solid waste? No. So natural gas is the right answer. Next. Which of the following best describes the purpose of using a Carey-Foster's brace in inductance measurement? Okay. So D is the right answer. To compare two nearly equal inductance. This is the directly asked question. The ये measurement subject से जो inductance measurement के method होते हैं डायरेक्टली उसी पर बेस्ड पूछा गया है. Theoretical क्वेश्चन से जब भी measurement में हम लोग पढ़ाते हैं, लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट, क्या क्या मेथड होते हैं, यहीं से थ्योरेटिकल सवाल बन जाता है आप लोगों का. ओके, ज्यादातर एग्जाम में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लो रेजिस्टेंस कौन मेजर करता है, हाई रेजिस्टेंस कौन मेजर करता है, एंड सो. 25th. Which of the following is the main advantage of active stall control over passive stall control in wind turbine? It reduces the turbine weight significantly. It allows better regulation of power output at high speed. Completely eliminate the need of braking system. Increase the no beta. B is the right answer. Okay, it allows the better regulation. Yes. Next. What is the, this is the simple question here. When you calculate the inductance of one phase, one wire line, 0.2 ln d by r dash, then r dash is the self GMD na, 0.7788 r. So this is the D is the right answer. Okay, D is the right answer. In a single phase half wave controlled rectifier with RL load, अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन द एससीआर कंटिन्यू टू कंडक्ट. देखो यार, इसका मतलब क्या, अगर मान लो आर लोड होता, सिंगल फेज है तो पाई के आगे कंडक्शन नहीं जाता, लेकिन यहाँ पाई से आगे भी जाएगा ड्यू टू इंडक्टेंस. इंडक्टेंस कांट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट. अगर वो पाई पे कंडक्शन रुक रहा था तो फोर्सफुली वो आगे भी जाएगा, क्योंकि अचानक से करंट नहीं रुक सकती,
इंडक्टिव अगर लोड है, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन नो, ओनली अंटिल द नो, अंटिल ओके, अंटिल द करंट थ्रू यस, until the current through the SCR naturally falls to 0. Next, which of the following is a conditional jump instruction in the 8085 microcontroller J and Z? Okay, this is the simplest question here. Here, J and Z jump if not 0 is a conditional jump instruction in the 8051 microcontroller. यार this microcontroller is very important यार, very important. Most of the question asked based on that 8051. Tell me this question. पानी पी लेते हैं थोड़ा, आप इसे ट्राई करो, सिंपल है। See, What is meant by नोड? यार नोड के बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आप लोगों को। नोड क्या है? ऐसा पॉइंट जहां दो या दो एटलीस्ट दो ब्रांचेस मीट करें या दो एलिमेंट मीट करें, ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट दो करने चाहिए। तो क्या बोल रहा है पहला ऑप्शन, ए नोड इज डिफाइंड एज ए प्लेस वेयर लोड इज कनेक्टेड। नो, ए नोड इज डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर टू और मोर ब्रांचेस आर जॉइंट। यस, दिस इज द राइट आंसर यार, डेफिनेशन ऑफ द नोड। देखो नोडल एनालिसिस पे अभी तक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए आपसे, एक तो नोडल इक्वेशन n-1 और एक ये नोड की डेफिनेशन पूछ ली है। ओके, हो सकता है जंक्शन की भी पूछ ले, नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन पूछ ले, ऑलरेडी मैंने आपको लिखा रखा है। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर व्हाई इज द वाइब्रेशन एनालिसिस परफॉर्म्ड? टू चेक द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, टू डिटेक्ट मिस अलाइनमेंट एंड बियरिंग डिफेक्ट, to assess power factor, okay, to measure slip frequency. Tell me, what is the right answer? Yes, right. Okay, so to detect the misalignment and bearing, बेटा देखो bearing जो मेंटेनेंस है ना, lubricant bearing, ये सबसे बड़ी और मेन मेंटेनेंस में आता है आपका। ओके, तो इसका आंसर भी देख लो। वाइब्रेशन एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई मैकेनिकल इशू such as imbalance, misalignment and bearing faults. Okay, what does interconnected system reduce during peak load hour? ठीक है, transformer, okay, actually this is the transformer, okay, this is the clear यार, transformer size, reserve power capacity, cable length, power factor. What does the interconnected system reduce during peak load? reserve capacity यार, मान लो दो या दो से ज्यादा प्लांट आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो जो रिजर्व कैपेसिटी होगी ना, जैसे मान लो मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, अगर एक परिवार में एक ही पर्सन करने वाला है और सारे एक्सपेंस उसी पे बेस्ड है, तो यार उसे अपने पास एक पर्टिकुलर अमाउंट रखना पड़ेगा। ओके, लेकिन क्योंकि उसे पता है कि भाई वही रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज के लिए। लेकिन एक दूसरा केस लेता हूं, उसी परिवार में अगर चार बंदे ऐसे होते जो सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, सक्षम है, कैपेबल है, तो क्या किसी एक पर्सन को उन चार में से उतनी दिक्कत होती कि यार मुझे रिजर्व में रखना है ऐसा? तो वो थोड़ा सा निश्चिंत रहेगा कि यार कोई नहीं, मेरे बैकअप में और भी बंदे हैं। यही बात है बेटा यहाँ प्लांट की। जब दो या दो से ज्यादा प्लांट को हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं, तो जो मैक्स पीक लोड आवर में जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है उसकी रिजर्व कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब उन्हें कम रिजर्व कैपेसिटी भी रखेंगे चलेगा, क्योंकि अगर मैक्स पीक लोड डिमांड कहीं आ गई किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो अगर रिजर्व कैपेसिटी एक प्लांट पे कम है और वो चार पांच प्लांट आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो सारे उस लोड को उठा सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल देके मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट, हाउ डज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इनिशियली स्टार्ट रोटेटिंग? बाय रिवर्सिंग करंट इन द रोटर थ्रू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सिंगल वाइंडिंग, बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट ऑन द रोटर, using an auxiliary winding to create starting torque. Yes, this is the right answer यार। देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ना सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ओके, दो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, या मैं कह सकता हूं एमएमएफ बनते हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ सेम स्पीड से रोटेट करते हैं। ओके, अगर वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में टॉर्क लगा रहे हैं,
तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या आएगा, 0। इसीलिए हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, कनेक्ट करते हैं इसे स्टार्टिंग बनाने के लिए। ओके, इसलिए बोला गया यूजिंग एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, वो हम डिटेल कोर्स में आपको बताएंगे। रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, ओके, शेडेड पोल, कैपेसिटर रन, सीलिंग फैन में जो हमारी मोटर होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वो कैपेसिटर रन मोटर होती है। ओके, this is the example of single phase induction motor. Next, what primarily determine the power developed by synchronous generator? Rotor angle and rotor excitation and load angle. Sorry, E B upon X sin del. Del is the rotor angle, E is the excitation EMF, and this is the output power developed of synchronous generator for lossless system. Okay, और जनरली न्यूमेरिकल इसी पे आते हैं आपके, और इसे कहते हैं ट्रिपल SL, दैट इज द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। ये आपको मैंने आगे भी लिख रखा है, पूरा सारा अच्छे से समझा रखा है। हाउ मच ऑन चिप रैम इज अवेलेबल इन 80? बेटा देखो कितना इंपॉर्टेंट है कंट्रोलर यार। आई थिंक अभी तक इसके मैं, ये 4th क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। एक तो पोर्ट 0 वाला था, और एक ये हो गया है, और आई थिंक एक और आया था बीच में ना, हाँ, JNZ जो जंप इंस्ट्रक्शन पूछा था। ठीक है, ऐसे ही 4th है आई थिंक ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 128 बाइट्स। कितना इंपॉर्टेंट कंट्रोलर है यार, ये सारा मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। इन शेयरिंग ब्रिज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज टेस्टिंग, विच कंपोनेंट इज यूजुअली placed in the arm opposite to the unknown capacitor, standard capacitor? This is the general question yaar. Okay, based on the sharing bridge, standard capacitor. In a circuit having pure inductor, देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अब ये प्योरली इंडक्टर के लिए पूछ लिया, तो करंट लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री से, लेकिन यहाँ वोल्टेज पूछा है तो करंट लैग कहीं है क्या, करंट लैग बाई लैग्स वोल्टेज बाई, ओके, voltage lead current y angle. This is also right यार, both option are correct, but C, okay, no doubt, but D is also right. A अगर B से, मान लो ये A है, A अगर B से 10 कदम आगे है तो हम कह सकते हैं B 10 कदम पीछे है। बात तो बराबर है ना यार। तो इसीलिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर दिखा देता हूं मैं, करंट लैग कर रही है मतलब पीछे है वोल्टेज से 90 डिग्री, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि वोल्टेज आगे है करंट से 90 डिग्री। ओके, ओके, एंगल लेस देन, ओके, एक्चुअली दिस इज द लेस देन, नॉट एग्जैक्टली पाई बाई 2 ना, सो दिस इज नॉट द करेक्ट, सो ओनली आंसर इज सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायक प्राइमरली यूज्ड फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? ट्रिगरिंग ट्रायक, या डायक मींस दो डायोड एंटी पैरेलल कनेक्टेड है, ट्रायक मींस दो SCR एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। ओके, next, which of the following is a commonly used ADC IC to interface with the 80? Beta, this is the 5th question, I think 5th or 4th, based on the 8051 microcontroller. So this is the IC 0804. Next, which of the following is the key characteristics of a Sankey energy flow diagram used to represent energy usage in a system? Energy enter the diagram from the right side and exit to the left. The length of the arrow represent the energy quantity. The width of the arrow correspond to the amount of energy flow. Okay, the energy losses are shown as upward pointing arrow only. Tell me, what is the right answer? What is the right answer? Which of the following is the key characteristics? Yes. Okay, this is actually a little bit difficult question. Which of the following is the correct for the maximum demand of a generating plant? Maximum demand, okay. It determine install capacity. Yes, this statement is the right. It is always higher than the connected load. No. So option only statement 1 is correct.
ओके, सो ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन? अब यहाँ आप देखो सिंक्रोनस मशीन में भी सिंक्रोनस जनरेटर या मोटर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम जनरेटर लेकर चलेंगे। और जीरो पावर फैक्टर लीडिंग बोला है, तो जीरो पावर फैक्टर लीडिंग मतलब अगर ईएफ इधर है तो आर्मेचर करंट भी इधर ही होगी। जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, ओके, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग है तो हमारा आईए इधर होगा, इससे लीड करेगा ना, और फील्ड फ्लक्स भी इधर होता है तो आर्मेचर फ्लक्स भी इधर ही होगा, आर्मेचर करंट इधर है, तो प्योरली मैग्नेटाइजिंग होगा आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट, टोटल मैग्नेटाइजिंग, दिस इज द राइट। अब आर्मेचर रिएक्शन है क्या यार? देखो आर्मेचर रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स ऑन द फील्ड फ्लक्स और मेन फ्लक्स इज सेड टू बी आर्मेचर रिएक्शन। इसके दो अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं। पहला, ये फील्ड फ्लक्स के शेप को बिगाड़ देता है, डिस्टोर्ट कर देता है, जिसे बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होता है? ये मेन फील्ड फ्लक्स या जो आपका फील्ड फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू को कम कर देता है, जिसे हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ओके, सो अगर मान लो ये सिंक्रोनस जनरेटर में लेकर चलूं, ओके, जनरली सिंक्रोनस मशीन अगर बोला है तो जनरेटर ही हम बाय डिफॉल्ट मानकर चलेंगे। तो इसमें बोला गया जीरो पावर फैक्टर लीडिंग है, तो ये ईएमएफ से मैंने लीड करा दिया, देखो करंट को, इधर ही फील्ड फ्लक्स होता तो फील्ड फ्लक्स को सपोर्ट करेगा ना आर्मेचर फ्लक्स, उसी डायरेक्शन में है, तो दैट इज बाय टोटली मैग्नेटाइजिंग। नेक्स्ट, Fleming right hand rule, this is not the left hand rule. Right hand rule is used to determine the direction of magnetic field voltage drop induced current. Yes, induced current in a generator winding. Right hand rule बेटा दिस, अगर लेफ्ट हैंड रूल होता तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंड्यूस करंट। यस, हाउ डू एनालॉग सेंसर कम्युनिकेट विद द 8051 microcontroller? This is the sixth question on the same subject, microcontroller. By using PWM? No, by using ADC, that is analog to digital converter. Very very important yaar, 8051 microcontroller. Next, which of the following best describes the working principle of a permanent magnet moving coil? PMMC की वर्किंग पूछ ली है यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? D is the right answer. The coil experiences a torque due to the interaction with a magnetic field generated by the permanent magnet. Simple definition based question. Next, which energy source is predominantly used in India to meet national energy requirement according to the 2025 energy scenario? मतलब अभी 2025 तक अगर कोई एनर्जी, नेशनल एनर्जी मतलब जो हमारे नेशन में जो ज्यादातर कंट्रीब्यूट कर रहा है 2025 तक सिनेरियो, आगे हो सकता है चेंज हो जाए यार, बट मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये चेंज होगा, क्योंकि इसके लिए केवल कोल का मतलब थर्मल पावर प्लांट। देखो थर्मल पावर प्लांट से ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करूं मैं, 50% से ज्यादा जनरेशन हमारा थर्मल पावर प्लांट से ही होता। अकेला थर्मल पावर प्लांट मींस एक थर्मल पावर प्लांट नहीं बोल रहा हूं मैं, मींस टाइप ऑफ द प्लांट, दैट इज थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं इंडिया के अंदर, उन सबसे 50% से ज्यादा जनरेशन होता है इंडिया के अंदर। बाकी सारे पावर प्लांट एक साथ अगर मिल जाएं तो वो 50% से कम ही जनरेट करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the effect of non-uniform current distribution due to the proximity effect? Better power factor, increase voltage, increase effective resistance. Yes, increase effective resistance. Okay, proximity effect, non-uniform current distribution due to the proximity effect. तो इसकी वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस यार इंक्रीज हो जाता है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। तो दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए यार, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट तो सी है, सी की वजह से तो डी आता है, तो इसलिए हमने सी को मार्क कर दिया यार। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस G इक्विवेलेंट व्हेन एन आइडेंटिकल कंडक्टेंस ईच वैल्यू G कनेक्टेड इन पैरेलल? तो देखते हैं, ये मान लो G कनेक्टेड है, आगे भी G क्योंकि सब इक्वल है, और यही आगे चल रहा है यार ऐसे, ये N कनेक्टेड है और हमें यहां से इक्विवेलेंट बताना है।
तो G इक्विवेलेंट इक्वल टू सारे जुड़ जाएंगे यार पैरेलल में, G प्लस जी प्लस जी कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो Ng आ जाएगा। तो A इज द राइट आंसर। सिंपल यार, सिंपल न्यूमेरिकल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है। देखो यार बहुत सिंपल चीजें पूछी गई हैं, बाकी पावर सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया गया है पेपर में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। यार बहुत ही ज्यादा मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेजरमेंट से भी बिल्कुल डेफिनेशन टाइप और बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ देखो प्रिसीजन के डेफिनेशन पूछ ली है, और एक होता है बेटा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है, इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। और प्रिसीजन किसे कहते हैं, जैसे मान लो बार बार मैंने रीडिंग लिया, इंस्ट्रूमेंट उसी रीडिंग को रिपीट कर रहा बार, मतलब वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। अगर रीडिंग में कंसिस्टेंसी है इसका मतलब वो प्रिसाइज है, मतलब बार बार उसी रीडिंग को रिपीट कर रहा है। देखते हैं, एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रोड्यूस द सेम रीडिंग अंडर द अनचेंज्ड कंडीशन। अनचेंज कंडीशन मतलब कंडीशन सेम है, उसमें भी वो अपनी रीडिंग को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, मतलब रीडिंग में उसकी कंसिस्टेंसी है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन। नेक्स्ट, which of the following parts of the 80 seventh question on that, yeah, actually I think sixth or seventh, okay, do not have any alternate function. Yes, this is the right answer. Part 1, this is the explanation. Next, in delta connected system, three phase system, being the line voltage of the system in volt and the line current in ampere of the system, the apparent power root 3 VLIL. So this is the right answer, apparent power. D is the right answer. Okay, correct answer. Okay, root 3 VL, yes. Which of the following parameters is significantly influenced by the height of obstacle in the wind path? Wind power density, yeah. This is also based on the power system and non-conventional power plant, that is the wind power plant. What element contribute to the restoration of frequency stability following a sudden fault in the grid system? जनरेटर गवर्नर कंट्रोल, या अचानक से अगर फॉल्ट वगैरह आएगा तो कौन ज्यादा रिस्टोर करेगा उस कंडीशन को, गवर्नर यार। Which of the following types of keyboard is commonly interfaced? This is the I think 7th question based on the 8051 controller. Okay, matrix keyboard, this is the answer of this question. Which of the following is commonly used to simplify a linear electrical network for easier analysis? Linear, this is the keyword here, superposition theorem. Actually Joule's law is based on, Joule's law is I square RTR, heating, इसे हम हीटिंग में यूज करते हैं। Faraday's law माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ओके, इसे हम जो भी मशीन वगैरह होती है जो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर है स्टैटिक मशीन है, तो वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है यार। और लेंस लॉ क्या होता है यार, इफेक्ट अपोज द कॉज। ओके, जैसे यहाँ मैंने माइनस साइन जो लगाया है वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ही तो है, और लेंस लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ओनली सर्किट सॉल्विंग का एक ही तो ऑप्शन है, सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, नेक्स्ट, what is the primary function of a measure? Okay, to measure the voltage drop across the, but this is the simple question यार। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं, 160 आरपीएम इसकी स्पीड होती है। ओके, पीएमडीसी जनरेटर यूज करते हैं सप्लाई के लिए। देखो, आर कंसिडर एज सीरीज एलिमेंट इन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, यस। और कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस जो होता है वो शंट एलिमेंट होते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल यार, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आए हैं। व्हाट इज द की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? एडजस्टिंग फील्ड कॉइल, क्लीनिंग कम्यूटेटर, रिप्लेसिंग रोटर वाइंडिंग, लुब्रिकेटिंग बेयरिंग रेगुलरली। बेटा दिस इज द मेन मेंटेनेंस। अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, तो नॉर्टन्स थ्योरम में जो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट आता है उसमें एक करंट सोर्स होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। ओके, जो करंट सोर्स होता है उसे नॉर्टन्स करंट कहते हैं,
जो रेजिस्टेंस होता है उस सोर्स के पैरेलल में उसे नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, करंट सोर्स इन सीरीज नो, current source in parallel with equivalent resistance. Yes, this is the right answer. Beta, this is the 8th question, I think, based on the 8051 microcontroller. Which of the following addressing mode is used in the instruction move a hash 25h of the 8051 microcontroller? Here h is the hexadecimal, a is the immediate addressing mode. This is the immediate addressing mode. What is the use of booster mirror with a flat plate collector? This is the based on the non-conventional power plant to increase the beam radiation component on the absorber, to increase the diffuse radiation component on the absorber, to decrease the reflection, to increase the reflection of the atmosphere. So answer is A, to increase the beam radiation component on the absorber. Okay, this is the theoretical question. Which regulation requires the state load dispatch center SLDC to operate independently from the state utilities? Okay, Electricity Act 2003. Next, the thermal resistance, this is important, yaar, inversely proportional to the power dissipated, like I equal to V by R, this is the Ohm's law. In same way, power dissipation equal to temperature difference upon thermal resistance. So thermal resistance equal to delta T upon P. So thermal resistance inversely proportional to the power. So inversely proportional to the power dissipated by the thyristor. So C is the right answer. What is the typical cooking time of a paraboloidal dish cooker? Beta, this is the difficult question, but अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप इसे कर दोगे। देखो, पहला ऑप्शन है 2 से 3 घंटे, यार ये तो पॉसिबल नहीं है। अगला है 20 से 30 मिनट, ये शायद हो सकता है, आगे देखते हैं। 20 से 30 सेकंड, देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं। और 6 से 12 घंटे बैठे रहोगे क्या वहां पे? एक दिन खाना बनाने में लग जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन अ रेडियल सिस्टम विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर कैरीज द हाईएस्ट लोड? जो बेटा फीडिंग पॉइंट है उसके पास होगा, द एंड नियर द फीडिंग पॉइंट। यस, उसी के पास तो बेटा हाईएस्ट लोड होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रीजन फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन ए स्मॉल विंड टर्बाइन? इंक्रीज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अवॉइड एनर्जी जनरेशन, shut down power continuously, minimize the downtime, and prolong turbine life. Yes, this is the right answer. This is the question from the power system. Three-phase synchronous generator delivers this output power and total losses this. What is the efficiency? Efficiency equal to output upon input into 100, or we can say output upon output plus losses, यार, प्लस लॉसेस इंटू 100। ओके, सो आउटपुट कितना है यार? 100 लॉसेस कितना? 5 इंटू 100। अब इसे सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? नीचे सॉल्यूशन गिवन है, देखो इस तरीके से सोल्व कर दोगे तो 95.24 सिंपल यार। ए सिंगल फेज, दिस इज द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर, अगर मान लो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। Single phase ring distributor ABC is fed at point A. The load at B and C are as follow. At point B, C, okay, A, B, B, C, C, ये सारी आपको लोड वगैरह दे रखे हैं इस तरीके से, और टोटल करंट पूछी है। तो सिंपल यार KCL वगैरह लगा दिया हम लोगों ने। देखो KCL लगा दिया हमने, IA इक्वल टू IB प्लस IAC, तो यहाँ से सबको ऐड करके इतना आ गया। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था यार। Which device within an APFC panel detect power factor and trigger the switching of capacitor bank, voltage regulator, power factor relay controller? Yes, power factor relay controller is the right answer. Next, why was a UPS not considered critical during early DOS operating system? What is the option?
DOS did not require a shutdown procedure. Yes, this is the right option. This is the simple but यार अब ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना पढ़ने बैठेगा कोई स्टूडेंट. ओके, सो अगर एक दो दफा यार ऐसा होता है ना किसी भी पेपर में अगर आप 80% भी एक्यूरेटली कर कर आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. किसी भी पेपर का 80% से ऊपर कट ऑफ नहीं जाता जनरली. हालांकि ये काफी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो 80% एक डिसेंट स्कोर है. In oscilloscope, if the deflection sensitivity sorry is 20 millivolt per centimeter, what is the voltage required to produce a 5 centimeter deflection? So when we multiply here centimeter 5 centimeter, then what is the voltage? 20 millivolt per centimeter into 5 centimeter, centimeter cancel, this is the 100 millivolt, that is 0.1 volt. So this is the right answer. Next, in which biasing condition does a Zener diode exhibit voltage regulation behavior? Reverse bias यार, रिवर्स बायस में भी एक्चुअली ब्रेक डाउन रीजन में जब जाता है तो जब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, मींस कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रखता है. ओके, और बहुत फेमस सवाल है, ऐसा नहीं कि यही पूछा गया है. व्हाट डज द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट? बेटा टोटल रिस्पांस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांस यार. सॉरी. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम. ऐसा करो यार, मैं पानी पी लेता हूं इतना, करो ट्राई. Now, which of the following statements best describe the energy efficiency advantage of LED bulbs compared to CFL and incandescent bulb? LED have an efficiency around this human per watt, making them more than twice the efficient as CFL and over 10 times more efficient than incandescent bulb. Yes, is the right answer here. Okay, this is the data. LED and CFL and incandescent lamp. Okay, theoretical question. What is the resonance frequency? 1/2 pi root LC. पैरेलल एंड सीरीज सबके लिए सेम होती है. टू मेजर AC करंट यूजिंग CRO, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल रिक्वायर्ड करंट प्रोब और शंट रजिस्टर? सही बात है यार, एक स्टैंडर्ड और शंट रजिस्टर हम यूज करते हैं. ओके, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यार ये, ऐसा नहीं. देखो जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं ना, अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर को हटा दूं और आपके नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट को हटा दूं, बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्टरी पॉइंट पर पूछे गए हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लांट यूज फैक्टर ऑफ जनरेटिंग प्लांट कैपेसिटी? ओके, तो इसका आंसर यार 1 हो जाएगा. हालांकि इन्हें प्लांट की कैपेसिटी भी देनी चाहिए थी. ऑप्शन मैंने यहाँ लिख रखा है पूरा. देखो, एनर्जी जनरेटेड अपॉन प्लांट कैपेसिटी इनटू टाइम. अब इन्होंने देखो ना एनर्जी जनरेटेड नहीं दिया है यार, प्लांट कैपेसिटी दी है. देखो प्लांट कैपेसिटी दी है. ओके, तो हमने ये मान लिया यार कि प्लांट कैपेसिटी जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो जनरेट कर रहा है. ठीक है, तो प्लांट कैपेसिटी मतलब पावर में होगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी अपॉन एनर्जी 1 आ जाएगा. इस कॉमन सेंस से आप इसके जो भी ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग 1 आंसर आ जाएगा. हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू इन्हें देनी चाहिए थी यार, क्योंकि जनरेटेड कैपेसिटी और जो आपकी रिजर्व कैपेसिटी है उसमें कुछ तो यार डिफरेंस होगा ही यार, बट कोई नहीं. What kind of system is used in secondary distribution to supply electricity consumer? कंज्यूमर के पास 3 फेज 4 वायर, न्यूट्रल वायर भी होना चाहिए ना यार, तो आंसर ए हो जाएगा. द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल फेज सेमी कंट्रोलर, यार यही है. इसमें देखो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है, यहाँ अगर VO है और यहाँ IO है. ओके, देखते हैं. कैन नॉट कंट्रोल बाय द फायरिंग एंगल, नो. इट कैन ओनली प्रोवाइड पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज. यस, देखो पॉजिटिव वोल्टेज ही तो मिलेगा इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अगर नीचे भी होता तो नेगेटिव भी मिल जाता, तो यही इसका ड्रॉबैक है यार. हम ये चाहेंगे ना यार कि सारे पॉसिबिलिटी कवर कर ले हमारा कन्वर्टर, बट नहीं कर पाता यार. नेक्स्ट, in a single phase half wave controlled rectifier with a resistive load, if the firing angle 90 degree, what is the conduction angle? This is our very famous question. Conduction angle gamma equal to pi minus alpha. Pi means 180 degree, alpha is the 90 degree. Then what is the answer? 90 degree or pi by 2 radian. So 90 degree is the right answer.
Next, why is the determination of demand factor of the plant essential during the cost generation? It calculates the installed capacity of the plant. It is the ratio of connected load, the maximum demand. It provides the better load utilization. Determine the power loss of the plant. It provides the better load utilization. C is the right answer. What is the sequence in steps required in an agri-chemical based power plant for electricity generation? Okay, so first step, feed stock storage. Second, feed stock preparation. Feed stock identification. Next, power generation. So A is the right answer यार. ओके, पहले हम तीन लाएंगे, फीडबैक, आइडेंटिफिकेशन. पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आएगा आपका फर्स्ट, दैट इज फीडबैक, फीड स्टॉक स्टोरेज, कि हमारे पास स्टोरेज वगैरह है नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड था ये. इस सीक्वेंस से सारे प्रॉपर लिखे हुए हैं. इन मैश एनालिसिस हाउ आर द डायरेक्शन ऑफ मैश करंट? बेटा चाहे क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, आपकी मर्जी है, कैन बी चूजन आर्बिट्रेरली. ओके, आपकी मर्जी यार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी अज्यूम कर सकते हो. अब यहाँ देखो क्या पूछा है, यहाँ से सारी वैल्यू गिवन है. अब एक्टिव पावर पूछ लिया यार, क्या फॉर्मूला होता है? √3VL, लाइन वोल्टेज दे रखे हैं बिल्कुल, IL cos फाई. ओके, अब सारी वैल्यू रख दो यार. VL 400 है, IL 10 है, पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू 0.8 है. तो जब यहाँ रख दोगे सारी वैल्यू, सोल्व कर लेना, इतना आ जाएगा. ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. इन व्हाट वे डज रेगुलर मेंटेनेंस इनहेंस a transformer service life and energy performance by addressing potential issues before the load to operational inefficiencies or failures, by allowing operation beyond rated capacity, by identifying and addressing insulation deterioration, by increasing the operating temperature, by reducing the need of protecting device. Okay, this is also from the non-conventional power plant, so explanation is given like that. Okay, now last question. According to Norton's theorem, this question I think repeated. Okay, current source in parallel with a resistance. सिंगल क्वेश्चन ये 2 बार पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में. तो ये आप लोग की एक एनालिसिस थी जो मैंने आपको सारे पेपर आपके सामने डिस्कस किया है. अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे नेटवर्क एनालिसिस या जिसे हम सर्किट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछे गए हैं. पावर सिस्टम की बात करूं तो पावर सिस्टम में जो आपका नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट हैं, लाइक विंड, सोलर, इस तरीके से, हालांकि विंड और सोलर से ही ज्यादा पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेट तरफ था यार, इजी नहीं कहूंगा उसे, थोड़ा सा मॉडरेट साइड था. बाकी आपका मेजरमेंट बिल्कुल, फॉर्मूला तो कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं गया उसमें, सिंपल आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. माइक्रोकंट्रोलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली इन द सिंगल पेपर अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 क्वेश्चंस आए हैं उसके अंदर से. तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए. अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और फिर भी अगर किसी टॉपिक में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हो. ओके, थैंक यू.